स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रविंद्र केलेकर जी, जिनका जन्म 1925 में हुआ था और 2010 में इनका देहांत हो चुका था। रविंद्र केलेकर जी 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक, यानी कोंकणी भाषा और मराठी में इन्होंने जो है ये लेखक रहे हैं। और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, यानी कोंकणी भाषा में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित, यानी गोवा कला अकादमी जो है ये साहित्य पुरस्कार देती हैं, तो इन्हें गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। केलेकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं कोंकणी में उज, वाडाचे सूर, समीधा, सांगली, ओथाबे, और मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जसा दिसला, और हिंदी में पतझर में टूटी पत्तियां। यही हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं। तो हिंदी में जो है पतझर में टूटी पत्तियों के इनके 2 टॉपिक दिए हुए हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। चलो आइए हम पढ़ते हैं। चलो पाठ प्रवेश। देखो, ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। देखो, कविता में कुछ ही पंक्तियां होती है, लेकिन उनमें अगर हम अर्थ देखें तो बहुत ही गूढ़ होता है। वो कुछ ही पंक्तियों में जो है, कहते हैं ना, गागर में सागर भरने जैसा। तो वैसे ही जो है यहाँ पर कविता के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की कोई भी बात हम गहराई से कह सकते हैं। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज़्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता रहा है। सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां उसी के लेखन के प्रमाण हैं, और यही काम कोंकणी में रविंद्र केलेकर जी ने किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग पढ़ने वालों से थोड़ा कम बहुत समझना की मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की ही नहीं, एक जागरूक होना, सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं, बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और दूसरा प्रसंग क्या है? दूसरा प्रसंग है झेन की देन। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। अर्थात वो कुछ समय निकाल करके, उस दिनचर्या से निकल करके उस जो है उस पद्धति को याद करते हैं। पतझर में टूटी पत्तियां। देखो, पतझर में टूटी पत्तियां, इसका हम यहाँ पर देखो, हम देखते हैं इसका स्वसर वाचन के रूप में इसका पूरा हम यहाँ पर भावार्थ देखते हैं। ठीक है, गिन्नी का सोना। देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें, गिन्नी का सोना। ठीक है, शुद्ध सोना अलग है। देखो, जो सोना गोल्ड जिसे बोलते हैं वो सोना अलग है, और गिन्नी का सोना अलग है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है। तो आपसे पूछा जाए कि जो है परिधान वस्त्र जो धारण किए जाते हैं, जो गहने बनाए जाते हैं, कौन सा सोना होता है? तो एक प्रकार से गिन्नी का सोना। कहते हैं शुद्ध सोना बहुत ही तरल रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है। तो उसे कठोर बनाने के लिए, थोड़ा उसे इस प्रकार से बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है? तांबा मिक्स किया जाता है। ठीक है, फिर भी होता है वह गिन्नी का ही सोना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे, देखो आदर्श होते हैं, हमारे आइडियल होते हैं, तो वो भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। पर बात न भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है, तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे कुछ पीछे हटने लगते हैं
और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। कहते हैं बहुत से जो आइडल होते हैं, आदर्श होते हैं, वो आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में हमें आदर्शों को थोड़ा छोड़ना पड़ता है और हमें अपनी सूझबूझ का सहारा लेना पड़ता है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है, चंद लोग कहते हैं। देखो कुछ लोग तो क्या कहते हैं, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यावहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। तो गांधी जी के लिए कहा है कि वह प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट है, व्यावहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते, इसलिए वे विलक्षण यानी विशेष लक्षण वाले आदर्श चला सके। वरन हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। ठीक है। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहा करता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। कहने का मतलब है अगर हमारे साथ कोई है तो हमारे साथ साथ जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए, अर्थात उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम दूसरों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्थात उन्हें पीछे धकेलते हैं और हम खुद आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। हम कब ऊपर बढ़ सकते हैं? जब हम उन्हें भी ऊपर उठाकर रखने की चेष्टा करेंगे। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। तो हमें ध्यान रखें कि गिन्नी का सोना ही बनना है। ध्यान रखें शुद्ध सोना नहीं, क्योंकि शुद्ध सोना तरल होता है, वह किसी काम का नहीं होता, केवल मूल्यवान ही होता है। लेकिन जो गिन्नी का सोना होता है वह हमें हर प्रकार से काम में लिया जा सकता है, गहनों के रूप में काम में लिया जा सकता है, उसकी चमक के बराबर भी काम में लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमें जो है व्यवहारिकता को अपनाना है, आदर्शवादिता को तो अपने साथ रखना है, लेकिन उसे व्यवहारिकता में लाना है। अगला आता है झेन की देन। देखो झेन की देन क्या है, तो झेन की देन के लिए हम पढ़ेंगे। जापान में मैंने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? ठीक है, मानसिक यानी दिमागी रूपी। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, अर्थात मन यानी हमारा मन मस्तिष्क, रुग्ण यानी बीमार, यानी मन से बीमार है। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, अर्थात हम दिनचर्या में व्यस्त हो गए हैं, काफ़ी व्यस्त हो गए हैं, टाइम ही नहीं है, इस प्रकार की हम बात करते हैं। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, 1 महीने में पूरा होने वाला काम एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। देखो जो है जापान के जो लोग हैं, जापान जो देश है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आगे है और आगे आने वाले समय में अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे करने वाला है, तो वो अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करता रहता है। तो कह रहे हैं कि हम 1 महीने का काम एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है, पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जिसमें मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। कहते हैं जब हम दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, उसको कई ज़्यादा गुना उसको काम में लेते हैं, तो मानसिक रूप से हम बीमार हो सकते हैं। शाम को मुझे एक टी सेरेमनी मिलेगी। टी सेरेमनी जो होता है वह एक चाय पीने की एक ये विधि होती है। जापानी में उसे चानो यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? चानो यू, चाय लेंगे आप। वह एक 6 मंजिल इमारत थी जिस छत पर दफ्ते की दीवारों वाली और तातामी चटाई की जमीन पर एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेडअप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था, हमें देखकर वह खड़ा हुआ। ठीक है, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो, दोजो मतलब आइए, तशरीफ़ लाइए कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अर्थात चाय जो उबलती है तो उसकी आवाज़ होती है खदबदाने वाली, तो ये खदबदाने की आवाज़ चाय में की आ रही थी।
ये देखो वो चाय बना रहा है, ये वो था, और ये दोनों जो हैं चाय पीने आए थे, तो एक केटली में चाय पिला रहा है। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का सिलसिला रहा। देखो चाय की चुस्कियाँ ली जाती है, अर्थात हल्के हल्के से एक एक दो दो बूंद जो है हम चाय पीते हैं, उस सुर सी आवाज़ आती है, तो वो होता है चुस्कियाँ लेना। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई है। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा है। साए साए करता है ना, वैसे। अक्सर हम तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में रहते हैं। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक चला गया है, दूसरा आया नहीं। हमारे सामने तो वर्तमान क्षण है, वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। देखो जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। ठीक है, तो कौन सी परंपरा मिली है? जापानियों को। अब इसमें देखो तो हमें ध्यान रखना है किस प्रकार से हमें जो है ये बताया गया है कि जैन की देन में, कि जापानी लोग जो होते हैं वो अपनी व्यस्त ज़िंदगी में कुछ क्षण ऐसे निकाल लेते हैं जब वे केवल अपने वर्तमान में ही जीते हैं। हम जो हमेशा किस में जीते रहते हैं? देखो हम हमेशा भविष्य की ओर दौड़ते रहते हैं। किस ओर दौड़ते रहते हैं? भविष्य की ओर, जो कि इतना ज़्यादा सार्थक नहीं होता है, बल्कि वो वर्तमान में हमें जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जीते हैं और उनके चैन के पल होते हैं। चैन के पल जीने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है जैन की देन पाठ का हमें पूरी तरह से अभ्यास करना चाहिए।